बहाने फिर से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश और मुसलमानों के जितने भी मसाइल हैं उसे नजरअंदाज कर उनको खुद बदनाम करने के सिलसिले में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिर्फ बहस के लिए लाया गया है। ये कोई कानून नहीं बनाया गया, कोई ड्राफ्ट नहीं लाया गया, ना पार्लियामेंट में पेश किया गया। सिर्फ हालांकि आप तमाम जानते हैं 2021 और 2022 में यही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सिफारिश भेजी है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफिस करना नामुमकिन है और ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो आप जानिए कि एक साल के अंदर 2021-22 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में ये नाफिज करना मुनासिब नहीं है। तो फौरन एक साल के बाद जैसे ही पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 करीब आ रहा है तो फिर दोबारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी जाती है कि अब दोबारा राय कायम करें, दोबारा और लोगों से राय लें। तो एक तरह से ये चाहे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो बहस शुरू कर एक चाल है ताकि मुसलमान जज्बात में आकर सड़क पर आए, मुजाहिरे करें, हुकूमत के खिलाफ रैलीज निकालें, ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की नुकसानात सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों से ज्यादा नुकसानात आदिवासी के लिए हैं, दलित तबके के लिए हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आते हैं उन तमाम स्टेट के लिए यह कानून नाकाबिले कबूल है। तो दिखाना ये चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के आबादी इसे मंजूर करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान इससे क्या मुखालिफत कर रहे हैं। तो इसलिए मुल्क की सतह पर जितने भी हमारे मुल्की सतह के इदारे हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने खुसूसी गुजारिश हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए की है कि जज्बात में आए बगैर इसे हमें बहुत ही हिकमत के साथ, दानिशमंदी के साथ इसका हमें जवाब देना है। इसे ना हमें जज्बात में आकर कहीं जुलूस निकालना है, हुकूमत के खिलाफ ना सड़क पर उतरना है। कानून के दायरे में रहकर हमें जो हक है कानून के अंदर उसका इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी राय को लॉ कमीशन इंडिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे अपने ईमेल के जरिए या रजिस्टर पोस्ट के जरिए से हमें अपनी मुखालिफत को दर्ज कराना है। तो यहां पर और एक बात आपसे मैं आपके मालूमात के लिए कहना चाह रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई बड़ा मसला नहीं है इंडिया के लिए। हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ की आबादी के लिए 99% जितने भी कवानीन हैं वो सबके लिए एक ही है। कोर्ट के अंदर जितने भी क्रिमिनल केसेस चलते हैं, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के अलग, क्रिश्चियनिटी के अलग नहीं है, सबके लिए कोर्ट के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक ही है। इसी तरह से प्रॉपर्टी के मामले में जितने भी सिविल प्रोसीजर कोड हैं वो भी तमाम के लिए है। ट्रेड जो भी कानून है, जितने भी ट्रेड कानून है वो भी सबके लिए एक ही है। ये सिर्फ क्या 99% 1% सिर्फ शादी के मामले में, तलाक के मामले में, विरासत के मामले में, नामो नुक्ता के मामले में अपने अपने समाज के रस्म रिवाज, अपने अपने धर्म के मुताबिक चलने की इजाजत हिंदुस्तान के दस्तूर आर्टिकल 25 और 39 के मुताबिक देकर है। गोया कि जो मुस्लिम दुश्मन कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो ऐसा ये कर रहे हैं मीडिया के जरिए से कि हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी वालों के लिए कानून, मुसलमानों के लिए एक अलग खास कानून कैसे। हालांकि मुसलमानों के लिए ही सिर्फ नहीं है, आदिवासियों के लिए भी अलग से कानून है, हिंदुओं के लिए भी हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुसलमानों के लिए मोहम्मदन लॉ है और हमारी जो शरीयत है 1937 शरीयत एक्ट है। ये सिर्फ ऐसा है और लोगों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मीडिया के अंदर कि मुसलमानों को सिर्फ खास दर्जा दिया गया है। हालांकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है, मिजोरम है, नागालैंड है, उन तमाम के लिए अलग से कानून पर्सनल लाइफ के लिए बनाए कर हैं। और अब से नहीं, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ उससे पहले भी तमाम पुंडीचेरी के लिए अलग, गोवा के अलग, जितने भी पर्सनल लॉस हैं, जितने भी जाते हैं, जितने भी धर्म है, चाहे वो जैनिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, फारसी हो,
तमाम के लिए भी अपने अपने शादी ब्याह तलाक विरासत के कानून अलग अलग पहले से ही, लेकिन आज सिर्फ मीडिया के अंदर ये बात को दिखाया जा रहा है कि सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक कानून है, मुसलमानों के लिए खास एक कानून है। तो कहीं मीडिया के अंदर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहां पर सिर्फ बहस होती है तो सिर्फ मुसलमानों के लेकर रहते हैं कि ये 1 से 4 शादियां कर रहे हैं, तो आने वाले 50 साल में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, हम इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते हैं। ये तलाक के नाम पर मुस्लिम औरतों को जुल्म करते हैं, तो इसलिए हम क्या है, औरतों मुस्लिम औरतों की हिफाजत के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेना चाहते हैं। विरासत के कानून के सिलसिले में बदगुमानी फैलाई जाती है कि देखिए विरासत के कानून के अंदर लड़के के लिए 2 हिस्से हैं, लड़की के लिए सिर्फ 1 हिस्सा है। इस तरह से गलत फहमियां फैलाकर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश और इंतखाबात के अंदर फायदा उठाने की ये कोशिश है। और जरा हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो चैनल्स रहते हैं, उनमें हमारे ऐसे बाज हजरात जाकर पार्टिसिपेट पैनल में हिस्सा लेते हैं जिनको ना शरीयत के बारे में कोई मालूमात रहती है, ना कानून के बारे में रहती है, वहां जाकर वो बहस करते हैं, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और मीडिया उठाता देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आज फिर से दोबारा 2024 का इलेक्शन करीब आने की वजह से सिर्फ एक बहस को छेड़ा गया है, ना ये कानून का कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ना पार्लियामेंट में पेश किया गया है, बस किसी एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा गया है कि एक देश के लिए एक कानून होना जरूरी है। तो एक देश के लिए एक ही कानून है, एक ही दस्तूर है, एक ही क्रिमिनल लॉ है, एक ही ट्रेड लॉ है, एक ही प्रॉपर्टी लॉ है, सब एक ही है। सिर्फ शादी ब्याह के मामले में इंसान को, यहाँ के बाशिंदों को आजादी दी गई। गोया कि यहाँ पर इतनी गलत फहमियों को फैलाया जा रहा है कि एक देश, 1 नेशन 1 लॉ, एक देश एक कानून, के एक कानून नहीं है। क्या मुसलमान चोरी करे तो कोई अलग से कानून सजा दी जा रही है, हिंदू अगर कोई कत्ल करता है तो उसे अलग से सजा दी जा रही है। तो 1 नेशन 1 लॉ ही है। यहाँ पर सिर्फ गलत फहमियां फैलाई जा रही है ताकि मुसलमान जज्बात में आए, क्योंकि मुसलमान से वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि वो अगर उनको मारा जाए, पीटा जाए, वो बर्दाश्त कर लेती। लेकिन शरीयत के मामले में जब कोई नुक्ताचीनी होती है तो मुसलमान कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो जरूर सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेंगी, हंगामे करेगी, उसके बहाने उनको बदनाम किया जाएगा। तो हमारे जितने भी मिली इदारे हैं, रियासती सतह के हो, शहरी सतह के हो या मुल्की सतह के, तमाम की एक ही अपील है कि हम यहाँ जितने भी जमा हुए, हाँ मैं उम्मीद रख रहा हूं कि पूरे जिम्मेदार हजरात हैं, मसाजिद के आयाम, खतीब और इमाम हैं, दानिश्वर अफराद हैं, मस्जिदों कमेटी के जिम्मेदार हजरात हैं, तो ये बात हम इन तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन गफलत के साथ साथ हमें बेदारी भी लाना है, जहां हमें गफलत में भी नहीं रहना है, और अवाम के अंदर, कौम के अंदर हमें बेदारी भी लानी चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में जो राय देने का जो टाइम लिमिट दिया गया है वो 14 जुलाई तक है। तो ये बहुत आसान इसे कर दिया गया है। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने उसे एक लिंक बनाकर, वेबसाइट बनाकर, क्योंकि वो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो लिंक है वो बहुत मुश्किल है, उसे अगर कोई बेटा तो एक दिन में एक ही भी उसे नहीं सेंड नहीं हो रहा ईमेल, तो उसके पेश उसमें भी साजिश है ताकि सही राय नहीं जा सके। तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने और बहुत सारे दीगर इदारों ने उसे आसान करने के लिए अलग से वेबसाइट बनाकर, लिंक बनाकर उसे सोशल मीडिया में भी सेंड किए, वायरल किया है। और हमारे तंजीम के जिम्मेदार हजरात भी इसके सिलसिले में अलग से एक ये लिंक का ये बनाकर एक इंतखाब करके वो लिंक किस तरह से हमें भेजना है उसकी भी इंशाअल्लाह आखिर में इंशाअल्लाह आपको रहनुमाई की जाएगी। तो आज यहाँ पर हमारा जमा होना सिर्फ इसलिए है कि हम अपनी कौम को बेदार करना चाहते हैं। आने वाले जितने भी मसाइल हैं, जितने भी फितने हैं, उसे हमें हिकमत के साथ कानून के दायरे में रहकर हमें उसका मुकाबला करना है। जज्बात में आकर ना अपने आप का नुकसान करना है, ना कौम का हमें नुकसान होने देना है। तो बहुत पहले से ये साजिशें की जा रही हैं कि मुसलमानों को जज्बाती तौर पर उभारा जाए, उनको फसाद में मुब्तला किया जाए और उनके नौजवानों को
तरह तरह के केसेस के अंदर मुत्तला किया जाए। तो आपके सामने मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपके दिलो दिमाग में खौफ फैलाऊं। हमें तो किसी से डरना नहीं है, मुसलमान किसी से डरता ही नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन हिकमत भी है, कानून भी है। तो कानून के दायरे में रहकर हम इस जो प्रपोज किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में जो राय लेने की जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो मुहिम चलाई है, उसके सिलसिले में हम आपसे इतनी गुजारिश करना चाह रहे हैं, इतने यहां पर हमारे उलमा कराम हैं हर मसाजिद के अंदर, आप इसके सिलसिले में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हमने गफलत में लिया तो आने वाले दिनों में आने वाले नस्लों को हम अपनी शरीयत के मुताबिक ना शादी कर सकते हैं, ना विरासत की तकसीम कर सकते हैं, ना शरीयत के हिसाब से ना तलाक हो सकती है, ना शरीयत के हिसाब से नामो नुखा हो सकता है। तो ये बेदारी हमें लाना है, लेकिन जज्बात में लाए बगैर आज हमारे पास वोट का पावर है, तो हमें ये बात की कोशिश हमारे उलमा कराम, हमारे जितने भी दानिशमंद हजरात हैं, कौम के लीडर हैं, मैं उनसे अपील करना चाह रहा हूं कि आज हमें मौका है कि हम अपने आवाम को बेदार कर कर एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। जैसे कि हमारे मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब बता रहे थे कि आज हमें एक यूनिटी, एक फॉर्म, अगर हम इत्तेहाद में आ जाएं, अगर हमारे वोट बिखरे बगैर हम किसी एक सियासी पार्टी को अगर हम वोट करते हैं फिर ताकतों को हराने के लिए, हमें किसी पार्टी के गुलाम नहीं बनना है, हमें सिर्फ फिरका परस्तों को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए हमें उस पार्टी को जो फिरका परस्तों को शिकस्त दे सकती हैं उनके हक में हमें इत्तेहाद के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। कानूनी जो गुंजाइश है, कानूनी जो हमें कानून के अंदर जो इख्तियारात थी उसका इस्तेमाल, हमें राय जो देने का हक है। अब हमें समझिए, अब इतनी हमारी आबादी है, सिर्फ हमें हिंदुस्तान के सतह पर जाने की जरूरत नहीं। अब दावणगेरे शहर के लिए, दावणगेरे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आबादी 2 लाख से ज्यादा है आबादी। वोटिंग का अलग से, वोटिंग का 82,000 समथिंग है, इसका मैं बारे में नहीं कर रहा, हमारी आबादी बता रहा हूं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम मसाजिद के जरिए से हमारे खतीब इमाम, हमारे कौम के लीडर, जिम्मेदार हजरा ये बात को यकीनी बनाएं कि हर घर में, आज हर घर में मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है और हर छोटे से छोटा बच्चा मोबाइल के एप्लीकेशन जानता है। तो जो लिंक दिया जा रहा है उस लिंक के जरिए से हमारे घर का हर एक फर्द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो ईमेल के जरिए से भेजने का जो वक्त दिया गया है 14 जुलाई, उसके अंदर हमें हर घर का हर एक फर्द, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, हर एक उसके अपनी ईमेल आईडी से या एक ही ईमेल आईडी से भी वो भेज सकते हैं। तो वो भेजने का एहतमाम करें। इससे एक बात साबित हो जाएगी कि मुसलमान कौम बेदार है, गफलत में नहीं है बोलकर आने वाले जो भी खतरात थी वो खतरात को हमें फेस करने की हमारे अंदर ताकत आएगी और दुश्मन को एक पैगाम जाएगा कि मुसलमान कौम खाली अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया नहीं गया, सिर्फ उसके बारे में राय ली जा रही है। राय के सिलसिले में मुसलमान कौम इतना बेदार है, तो अगर उसकी नाफिज करने के सिलसिले में अगर बात की जाए तो मुसलमान कौम को संभालना मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हमारे उलमा कराम, हमारे कौम के जिम्मेदार हजरात, मसाजिद के जिम्मेदार हजरात, मसाजिद के खुतबों के जरिए से बगैर किसी के तनकीद के, बगैर किसी की क्रिटिसाइज करने के, सिर्फ ये बताने की कोशिश करें कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमें मौका दिया है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया किसी मौजू पर, किसी कानून के बारे में राय तलब करता है तो हमें उसके बारे में अपनी राय देनी चाहिए, चाहे वो राय उसके खिलाफ हो या हक में। तो ये राय क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हमें देनी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों की मुखालिफत नहीं करता बल्कि तमाम लोगों की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईसाइयों की, हर कौम की ये मुखालिफत करता है और हर कौम के जो हुकूक है उनको छीनने की बात करता है। तो हमें इसकी मुखालिफत करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है, जिम्मेदारी भी है, हमारा फरीदा भी है। तो बहुत सारे इस पर गुफ्तगू हो सकती है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाह रहा हूं
کہ اس پر ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اپنے قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری قوم بیدار ہو گئی تو 20% بتایا جاتا ہے، تو اب دیکھیں صرف اسمبلی الیکشن کے اندر صرف مسلمان قوم کی وجہ سے، باقی والے وہ بولتے ہیں کہ گارنٹی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ کوئی نہیں مانتا، وہ صرف وہ نیوز پیپر کے، صرف مسلمان ایک قوم اکٹھا اتحاد ہو کر ایک پارٹی کے خلاف ایک پارٹی کے حق میں ووٹ کی، تو آج کرناٹک کی اسمبلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تو آپ کوشش کیجئے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، صرف ایک ریاست میں اگر ہماری طاقت کا یہ نتیجہ آ سکتا ہے، تو اگر پوری دیش کی مسلمان قوم ایک ہو جائے اور دیش کی بھلائی کے لیے، سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے ہم فرقہ پرستوں کے خلاف ایک ہو کر اگر ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں اتباع کر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ آخر میں ای میل کس طرح سے بھیجنا ہے، یہ کیا ہے، آخر میں انشاءاللہ آپ تمام کو اس کے سلسلے میں ایکسپلین کیا جائے گا۔ مجھے موقع دیا گیا اپنی بات کو رکھنے کا، میں تنظیم کے ذمہ داروں کا اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔